बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो अडियाला जेल के हवाले से ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब को कल सुबह फिर अडियाला जेल में मिलने के लिए जाएंगी। अब इनके दो ही काम रह गए हैं, या तो ये अदालतों में जाते हैं या ये अडियाला जेल में जाते हैं अपने भाई को मिलने के लिए, इमरान खान साहब की खैर खबर लेने के लिए, और दोनों जगह पे इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। वजह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ पूरे ख़ानदान को। इमरान खान साहब के बारे में इंफॉर्मेशन या उनके ख्यालात को आवाम तक पहुंचाने का जो वाहिद मुस्तनद ज़रिया बाकी बचा है वो इमरान खान साहब की ये बहनें हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। आखिरी मुलाकात 2 तारीख को हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक मुलाकात नहीं होने दी गई। इमरान खान साहब को लगातार बड़े लंबे अरसे से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसको इमरान खान साहब खुद एक टॉर्चर से तशबीह दे रहे हैं कि ये जिस्मानी टॉर्चर से ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं इसकी खुद भी गवाही दे चुका हूँ कि जिस्मानी टॉर्चर बहुत आसान होता है ज़हनी टॉर्चर की निस्बत। जब आपको कैद तन्हाई में रखा जाए तो ये आपको तोड़ने के लिए सबसे मौसर हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने दोबारा जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि हम जाएंगे अपने भाई के लिए और हम वहाँ पे रुकेंगी। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा, और उन्होंने कहा जी कि हम पहले 12 बजे उठकर आ जाते थे, लेकिन अब हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे, 12 बजे के बाद भी वहाँ पे बैठेंगे। उनसे बड़े सवालात किए गए कि आपके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आपको परेशान किया गया। तो मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान 2 चीज़ें कभी नहीं छोड़ते। एक, इमरान खान अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे उनका भरोसा रहता है। और नंबर 2, वो वर्जिश नहीं छोड़ते, यानी वो अपनी जिस्मानी फ़िटनेस के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये इमरान खान साहब को अगर सेल के अंदर बंद भी कर देते हैं तो वो अपने सेल के अंदर भी वर्जिश कर लेते हैं, वो अपनी वर्जिश की रूटीन नहीं छोड़ते। और ये जवाब ख़ास तौर पे उन्होंने दिया उस वक्त जब एक सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीर, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी कि बज़ाहिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक तस्वीर लग रही है, तो अलीमा खानम ने उस तस्वीर को देखकर ये कहा कि उन्हें लगता है कि ये इमरान खान की असली तस्वीर है। और ये तस्वीर असली इसलिए उन्हें लगी कि उन्होंने इमरान खान को इस हालत में देखा, यानी उन्हें लगता है कि ये इमरान खान साहब की रियल पिक्चर है और इसी तरह के इमरान खान साहब दिखते होंगे या इसी तरह के इमरान खान साहब हैं। ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा। अब देखें, ये तस्वीर असली है या नकली है, पिछली वीडियो तक तो मुझे नहीं पता था। हमने कुछ तहकीकात की, कुछ दोस्तों ने इसमें मदद की, तो उनका ये बताना है कि तस्वीर असली शायद नहीं है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बड़ा खूब इस्तेमाल किया गया है। और करीब तक पहुँचे हैं वो लोग जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है, यानी ये कैमरे से नहीं खींची गई, ये कंप्यूटर के ज़रिए से बनाई गई तस्वीर है। मुबैना तौर पे मैं इसलिए कहूँगा कि मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस खुद नहीं है। इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं अगर कि ये इमरान खान की रियल पिक्चर हो सकती है, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की ये हालत कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले देखी थी। ये बात उन्होंने कंफर्म की कि अगर ये इमरान खान है तो ये उनकी तस्वीर कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले की है, यानी फिर इसका मतलब है ये तस्वीर अक्टूबर की, उन्हें लगता है कि अक्टूबर की हो सकती है या सितंबर की हो सकती है। और इमरान खान साहब के पसीने दिखाई भी दे रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, और वर्जिश का उन्हें शौक तो है। अगर इमरान खान इस तस्वीर की तरह दिखते हैं या इस तस्वीर की तरह वो हैं जो अलीमा खानम ने कहा, अब ये तस्वीर असली है या नकली है ये बहस आप छोड़ दीजिए। अगर इमरान खान की बहन कह रही है कि उन्हें ये तस्वीर असली लगती है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले, यानी चंद माह पहले तक इसी तरह के दिखते थे या इस तरह का उनका फिटनेस लेवल था। तो फिर जिन्होंने इस्तिस्ना लिया उन्होंने ठीक किया। अगर वाकई इमरान खान साहब इस तस्वीर की तरह दिखते हैं तो इस्तिस्ना लेने वालों ने बहुत अक्लमंदी का फ़ैसला कर लिया, और मेरे ख्याल में जो बाकी लोग बचे हैं उन्हें भी फिर इस्तिस्ना ले लेना चाहिए। उनका बनता है इस्तिस्ना लेना जिन्होंने लिया, और जिन्होंने नहीं लिया उनका भी बनता है कि वो ले लें अगर इमरान खान साहब इस तस्वीर के आसपास भी दिखते हैं तो। क्योंकि मैं जिस इमरान खान को लास्ट टाइम मिला था वो ज़ख्मी थे, उन्हें गोली लगी हुई थी और उनके मल्टीपल इश्यूज़ थे, उनका वज़न भी बढ़ा हुआ था। लेकिन अगर जेल के अंदर उन्होंने हार्ड एक्सरसाइजेज की हैं और अपने आप को मेनटेन किया है तो इमरान खान साहब फिर बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो इमरान खान को मिलकर आते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा फिट दिखाई देते हैं। शेर अफजल मरवत पे अलीमा खानम ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत पर जो लोग बात करते हैं मुझे उन पर तरस आता है, जो शेर अफजल मरवत को सुनते हैं। और शेर अफजल मरवत जैसे और भी हैं जिनको एजेंसी वाले छोड़ते हैं।
फिर उन्होंने कहा जी मेरी बहनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, बाकायदा एम किया गया, टारगेट करके उन्हें निशाना बनाया गया और उनके ऊपर वाटर कैनन के प्रेशर का इस्तेमाल किया गया। वो उठती थी, प्रेशर से उन्हें फिर गिरा दिया जाता था, वो उठती थी, उन्हें प्रेशर से फिर गिरा दिया जाता था। तो फिर एजाज खान जो है वो जाके वाटर कैनन के आगे खड़ा हो गया और उसकी वजह से वाटर कैनन का प्रेशर जो है वो मैनेज हो गया, यानी उसने प्रेशर अपने ऊपर ले लिया और फिर इमरान खान की बहनें जो हैं वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुई। इसके बाद एक और ख़बर है मेरे पास और वो ये है कि इमरान खान साहब के तशद्दुद के हवाले से आलमी सतह पे बहुत कवरेज हो रही है और ये मेरे पास इसकी कवरेज के बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब आवाज़ उठाई इमरान खान साहब पे तशद्दुद के हवाले से तो लगातार आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। गल्फ़ टुडे, ये अरब ममालिक का एक बड़ा तगड़ा जरीदा, इसने लिखा है। वर्ल्ड न्यूज़ ने लिखा है इसके बारे में। फिर इसके अलावा ये दीगर कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो लगातार लिख रहे हैं इस बारे में कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के, द इकनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा है इसके बारे में कि इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा गया है ये एक तशद्दुद है और लगातार इमरान खान साहब के ऊपर ये तशद्दुद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात की डिमांड की है कि इमरान खान साहब पे इस किस्म का जो तशद्दुद है ये बंद किया जाए। खबर ये है कि यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट कॉल्स फॉर एन एंड टू इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन ह्यूमन डिटेंशन कंडीशंस। ये जनाब अब मुतालबात हैं, दुनिया भर के अखबारात में छप रहे हैं। इमरान खान होगा तो खबर आलमी सतह पे जाएगी और आलमी सतह पे एहतजाज भी होगा। पिछले वीलॉग में आपको मैंने चंद मिसालें दी थी, इस वीलॉग में भी आपको मैं बता देता हूँ। अभी नॉर्वे की पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानियों ने बड़ा तगड़ा एहतजाज किया, वहाँ इकट्ठे हो गए और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे यूरोप में एहतजाज होगा, अमेरिका में एहतजाज होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एहतजाज की एक नई वेव शुरू होने वाली है और ये आने वाले चंद महीनों में बहुत तेज़ हो जाएगी क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत हरासा किया गया है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़ाती लड़ाइयों में उलझाया गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो फैमिलीज़ हैं उनको तंग किया गया। लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दोबारा से इकट्ठे होने का फ़ैसला किया है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो आवाज़ बुलंद करेंगे पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे। और पूरी दुनिया के अंदर आप बहुत सारे एहतजाज, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें आप आने वाले दिनों में देखेंगे और इसको इंशाल्लाह हम सब मिलकर यकीनी भी बनाएंगे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक नई तवानाई के साथ इमरान खान के लिए या पाकिस्तान के लिए या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठानी है। नॉर्वे के अंदर आपने एक मुजाहरा देखा, मैं यहाँ पे जापान में आया हुआ था तो 2 प्रोग्राम हुए, दोनों में बड़ी तगड़ी तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आई। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, मीडिया पे पाबंदियाँ, ये हमारा टॉपिक था। इमरान खान साहब के ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो हमारा टॉपिक था। जो ख़वातीन और बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल हो रहा है, मैंडेट का एहतराम पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पर कब्ज़ा कर लिया है, ये सारी चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही है और लोगों के जज्बात सुनकर मैं हैरान हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट सर्वाइव कैसे करेगी। लोग बहुत गुस्से में हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वाले हैं उनको अपनी पड़ गई है, मुसीबत पे मुसीबत है। वो जो मौलवी हैं उनको अवामी रद्द-ए-अमल से शदीद तकलीफ़ हो रही है। मौलवी बेचारे उछल कूद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने क्या इतना बुरा कर दिया, सारे ही जूते पॉलिश करते हैं, अगर हमने कर दिया तो क्या हुआ। अब मौलवी बहुत तकलीफ़ में, अवाम ने मौलवियों की मंजी ठोक कर रख दी है। मैं मिसाल दे देता हूँ, एक हमारे दोस्त हैं ताहिर अशरफी साहब, उन्हें बहुत ज़्यादा अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो नापसंद आया। वो कहते हैं कि मैं जहाद में सिपा सलार के हाथ पर बैत करूँगा। मौलवी साहब, आपको जहाद का और इसका बैत का और शहादत का मतलब भी पता है। बॉर्डर पे आपने जाना नहीं है, आपके हलवे में बम किसी ने डालना नहीं है, तो आपने कहाँ जाके शहीद होना है। ना तुसा जाना है बॉर्डर पे और ना ताड़े हलवे च किसी ने पाना है बम, तो शहीद तो आपने होना नहीं है। और प्रोटोकॉल और सिक्योरिटियाँ लेके आप ऐसे फिरते हैं जैसे पाकिस्तान में आपसे ज़्यादा किसी की जान को ख़तरा ही नहीं है, आपकी तो सत्ते खैर हैं, सबके साथ आपने बना के रखी हुई है। तो ये अवामी रद्द-ए-अमल के बेचारे मेरे ख्याल में खौफ में होते हैं लोग। बहरहाल जो जहाद है ना, वो अफजल जहाद होता है जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना, जिसकी तौफीक मेरे ख्याल में आपके पास नहीं है। और इस्लामी रियासत पे जहाद फ़र्ज़ कब होता है, ज़रा ये तो बताएं आप। फ़लस्तीन में और कश्मीर में जो भी मुसलमानों के साथ हो रहा है
उसके बाद जहाद की फ़र्जियत पे आप क्या कहते हैं, ज़रा ताहिर अशरफी साहब इस पर भी आप रोशनी डाल दें। और इस पर आपने किस किस्म का क्या मशवरा दिया है। यानी बैत करने का आपको बहुत शौक़ है, जहाद लड़ने का आपको बहुत शौक़ है, लेकिन जहाद होता है बॉर्डर पे, जहाद होता है उन जगहों पे जहाँ पे जुल्म हो रहा है। आप वहाँ कब जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा मज़ेदार है। आप कहीं और जाते हैं, वहाँ नहीं आप जाते। तो ये एक के बाद एक बंदा लॉन्च किया जाता है। एक साबिक क्रिकेटर है, उसको भी बेचारे को लॉन्च किया गया। अच्छा खासा कौम का हीरो था, मगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की चाकरी और नौकरी के चक्कर में बेचारे को नौजवानों की नज़रों में टके टोकरी हो गया बेचारा। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान से जो इस आदमी का बुग़्ज़ है ना, यानी माजी में ये बंदा, ये क्रिकेटर जो है रिटायर, ये इमरान खान के खिलाफ बयानात भी देता रहा है माजी में, और इसका बुग़्ज़ दिखाई देता था इसके बयानात से। यही वजह है कि इसकी अवामी मकबूलियत बहुत बुरी तरह बेचारे की मुतासिर हो गई। अब ज़हनी हालत भी मुतासिर हो गई है गरीब आदमी की। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि इसके इर्द गिर्द अब पहले जैसी रौनक नहीं होती। पहले ये बैरून मुल्क आता था, पाकिस्तान तो बहुत बड़ी आबादी है, तो वहाँ 2-4 हज़ार बंदा इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लोग मिल जाते हैं। लेकिन बैरून मुल्क जब ये बाहर आया करता था तो सैकड़ों लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे। अभी वो वाला माहौल नहीं है, 1-2-4 दर्जन लोग बस मैक्सिमम, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और कुछ जो हैं वो ज़ाती ताल्लुक़ वाले लोग होते हैं, बस वो इकट्ठे हो जाते हैं। बेचारा इश्तिहारात की तलाश में मारा मारा फिरता रहता है और दर बदर फिर रहा है कि मुझे कोई इश्तिहार मिल जाए, कोई मेरी दिहाड़ी और लग जाए। कुछ मुल्कों में इसने जायदादें भी बनाई हुई हैं इस बंदे ने, डॉलर्स और पाउंड्स का रसिया भूखा है। मसला पता क्या है कि इज़्ज़त मिलती है नीयत के साथ। बदनीयत आदमी को, कमज़ोर आदमी को इज़्ज़त नहीं मिलती। कभी कहता है मैं सियासत करूँगा, कभी कहता है जी मेरी तौबा, मैं नहीं करूँगा। यानी इसकी बेबसी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं बेचारे की, कि जिस शख्स से ये सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है, जिस बंदे से ये सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है, ये उसका नाम भी नहीं ले सकता। जिससे ये सबसे ज़्यादा हसद करता है ना, ये बेचारा उसका नाम भी नहीं ले सकता। कैसा मजबूर, कैसा बेबस आदमी, अंदाज़ा करें। और मंजीर ठोक दी पाकिस्तान के नौजवानों ने, चंगा भला हीरो था, बेड़ा गर्क करवा लिया अपना जूते पॉलिश करने के चक्कर में। तो ऐसे बड़े आए और बड़े गए। इमरान खान एक ही है। ये बड़े लोग इमरान खान बनने का ख्वाब लेकर आते हैं और इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। इस जैसे रिटायर क्रिकेटर 1 लाख भी पैदा हो जाए ना, तो इमरान खान की पशौरी चप्पल के नीचे से गुजर जाएं। इनकी टके की औकात नहीं है। नादरीन, ये 2 खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ, अगर आप देखें इनके कारनामे चेक करें मौजूदा हुकूमत के। ये आप ये कारनामा देखें तो आपको पता चलेगा ये पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। इन्होंने 20 महीनों के अंदर जब से ये हुकूमत में आए हैं 12,169 अरब रुपए का कर्जा ले लिया है। 12,169 अरब रुपए का कर्जा 20 महीनों में। ये हर महीने लगभग 600 अरब रुपया बनता है। अब ये बताएं ना, ये 600 अरब रुपया हर महीने कहां पे लगा रहे हैं, बताएं ना, दिखाएं ना। ये अंदरूनी और बैरूनी दोनों कर्जे हैं। बताएं ना, 600 अरब रुपए से ज्यादा पैसा हर महीने ये लोग कहां पे खर्च कर रहे हैं, वो जगह दिखा दें जहां ये खर्च कर रहे हैं। कहीं लगा हुआ आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान में सारे तरक्याती मंसूबे इन्होंने रोक दिए और कर्जे लेने के इन्होंने रिकॉर्ड लगा दिए। ये पैसा लेकर कहां जा रहे हैं, कोई बताएगा पाकिस्तानियों को? ये 43 अरब डॉलर्स बनते हैं, 43 अरब डॉलर्स। 1 अरब डॉलर के लिए आप तरसते हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब डॉलर से नीचे रहते हैं और ये 43 अरब डॉलर का कर्जा ले लेते हैं। वो पैसा गया किधर? कोई सवाल का जवाब है इनके पास? रोजाना माशी अदादो शुमार हौलनाक किस्म के सामने आ रहे हैं। 100 अरब डॉलर में दुनिया से लेकर आऊंगा, इस बात का इस हुकूमत ने और आर्मी चीफ ने वादा किया पाकिस्तानी कौम के साथ। SIFC बनाई सफेद आती कि हम बड़ा काम करेंगे, वो कौम के ऊपर बोझ बन गया, उल्टा कौम को नुकसान हो गया। मनपसंद लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं उसके जरिए से। अब इस बंदे ने कुछ 40 के करीब गैर मुल्की दौरे कर दिया। हमारे वजीर आजम ने, जो जाली वजीर आजम है, 40 के करीब गैर मुल्की दौरे किए हैं इसने। आर्मी चीफ के दौरे भी शायद इससे ज्यादा ही होंगे। और 100 अरब डॉलर का वादा किया और 1 अरब डॉलर भी ये बंदा पाकिस्तान में, ये दोनों मिलकर नहीं ला सके। ये इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ किया। अब नादरीन, एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं। सोहराब बरकत साहब का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर दिया गया इस्लामाबाद में। लेकिन ये रिमांड लेते लेते ना पाकिस्तान का सारा निज़ाम ही नंगा हो गया। ये मरियम नवाज खान साहिबा ने सारा मामला रिपोर्ट किया। अदलिया को तो पूरा, अदालती निज़ाम को तो पूरा नंगा कर दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। सिर्फ एक सहाफ़ी को कैद में रखने के लिए, उसे बंद रखने के लिए आप पूरे निज़ाम अदल का आपने मजाक बना के रख दिया।
यानी सोहराब बरकत के केस में अदालत में मौजूद मगर इंसाफ धूप सेंकते तफ्तीशी के इंतज़ार में रहा। सोहराब बरकत केस है, ये अदालत के अंदर है वो बंदा, और तफ्तीशी जो है बाहर धूप सेक रहा है। सोहराब बरकत केस में एक दिन की कहानी आप देख लीजिए, ये आज के दिन की कहानी है जो गुजर गया। कहानी कुछ यूँ है कि सोहराब बरकत के 18 दिन 4 मुख्तलिफ मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के दौरान गुजर चुके हैं। नए मुकदमे में 5 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया जाना था। पूरा दिन गुजार कर अदालती वक़्त ख़त्म होने के बाद जमानत पर समाअत हुई। आज 15 दिसंबर को इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में NCCIA के तफ्तीशी ने सुबह 8 बजे, 11 बजे और फिर 2 बजे सोहराब बरकत को पेश करने की इतला दी। रेगुलर जज की अदम मौजूदगी में ड्यूटी जज सुहेब बलाल रांझा की अदालत में सोहराब बरकत के वकील बैरिस्टर साद रसूल दिन 2 बजे 2 मरतबा पेश हुए। तफ्तीशी वकार मसीह अदालत के बाहर बेंच पर बैठकर धूप सेकता रहा, जिनके हमरा NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर शेख आमिर भी मौजूद थे। अदालत में पेश होने का कहा तो धूप सेकते तफ्तीशी ने कहा कि 5 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद और फिर 15 मिनट बाद अदालत में आ जाते हैं, और यूं घंटा गुजर गया। मालूम हुआ एक और जज शहजाद खान के सामने पेश किया जाना है। कमरा अदालत में गए, तफ्तीशी धूप ही सेकते रहे, ना आए, और इस वजह से दूसरे जज भी रुखसत हो गए। तीसरे जज अब्बास शाह की अदालत को NCCI के अमले की जानिब से चेक किया गया, वो जज साहब भी जा चुके। तो आखिर में जज मोहम्मद इमरान की अदालत में इंसाफ की किस्मत जागी। अंदाज़ा करें आप कि जज आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये बाहर धूप सेक रहे हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे। ये है नाजरीन पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ। इसी मामले पे अदालत को इस शख्स को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए था, लेकिन पूरा अदालती निज़ाम नंगा करवा कर भी 2 दिन का मजीद रिमांड दे दिया गया। ये किया गया सोहराब बरकत के साथ। कब तक आप इसकी आवाज़ दबाएंगे? ये बाहर आएगा, पहले से ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से बोलेगा, पहले से ज़्यादा शानदार तरीके से बोलेगा, और आपको इसकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। हम आपको इसकी आवाज़ सुनाएंगे, बार बार सुनाएंगे। आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली दोनों को जुडिशल कर दिया गया है। अब हुकूमत ने किसी और किस्म की बदतमीजी या बेशर्मी ना की तो ये दोनों नौजवान जुडिशल होने के बाद जमानत अप्लाई होने की सूरत में बाहर आ जाएंगे। दूसरी जानिब शाकिर अवान साहब को जमानत मिल गई है, और लाहौर प्रेस क्लब ने उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है, एक मजम्मती स्टेटमेंट भी जारी किया है, और हुकूमत से इन हथकंडों को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। लेकिन हुकूमत तो बेनिफिशरी है, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर ये गंद मार रहे हैं, और ये सिलसिला रुकना नहीं है। सहाफ़ियों को मैं बार बार कहता हूं कि इकट्ठे हो जाएं, वरना बारी बारी सबकी बारी। आप सबको ये तशद्दुद और जुल्म और ज़्यादती और पाबंदियां और ज़बानबंदी कल को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, ये एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे। मुझे काशिफ अब्बासी साहब समझाते थे कि इमरान थोड़ा सा अपनी टोन को नीचे कर लो। काशिफ अब्बासी साहब मुझे समझाते थे बड़े भाइयों की तरह, बड़े प्यार से, मेरा बड़ा एहतराम है उनके साथ। इमरान अपनी आवाज़ को, अपनी टोन को थोड़ा सा नीचे कर लो, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और काशिफ अब्बासी साहब का अपना प्रोग्राम बंद हो गया। ये आप जो कदम पीछे कर लेंगे ना, एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे अपना पाँव रख देगी, फिर आपको कभी भी आगे नहीं आने देगी। ये इनका तरीका है, वारदात है, इनकी ब्रेक लगनी ही नहीं है। एक वक्त आएगा, ये सबसे पहली डिमांड ये होती है कि हमें बुरा ना कहो। दूसरी डिमांड ये होती है कि अच्छा थोड़ी सी हमारी तारीफ कर दो। तीसरी डिमांड ये होती है हमारे दुश्मन की थोड़ी सी बुराई कर दो। चौथी डिमांड ये होती है नहीं हमारे दुश्मन को गालियां दो। पांचवी डिमांड इससे आगे निकल जाती है, छठी तो हमारे दुश्मन को अपना दुश्मन बना लो। ये जनाब आपको खुदकुशी के लेवल तक ले जाते हैं। लिहाजा कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आइन को देखें, कानून को देखें और अपने काम को देखें, अपने काम के साथ इंसाफ करें। इस बात की परवाह ही ना करें कि ये क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जितनी जगह इनके लिए छोड़ते हैं ये उससे ज़्यादा जगह आपसे मांगते हैं। लिहाजा 1 इंच जगह ना छोड़ें और अपना काम करें। मेरी तो यही गुजारिश है। मैंने काशिफ अब्बासी साहब से यही कहा था, लेकिन उन्हें लगता था कि आवाज़ को नरम रख के, चीज़ों को कंट्रोल रख के बहुत सारी मुसीबतों को अवॉइड किया जा सकता है। आज इतना अरसा हो गया उनके ऊपर पाबंदी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।